मेरा नाम मोनी है। यह मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा और मैं अपने एक ऐसे रूप से वाकिफ़ हो जाऊंगी जिसको मैं खुद भी नहीं जानती थी। हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। पूरे ख़ानदान में सबसे गरीब घर हमारा था। हमारे ख़ानदान के सब लोग अमीर थे। ना जाने हमारे साथ क्या मसला था। दरअसल मेरे माँ बाप ने भागकर शादी की थी, इसलिए सारे ख़ानदान ने इनका बॉयकॉट कर दिया था। कोई एक दूसरे का ख्याल नहीं करता था और हमें किसी भी चीज़ में शामिल नहीं किया जाता था। फिर ना जाने हमारी ही किस्मत ख़राब थी कि वाकई हमने सारी ज़िंदगी कोई भी अच्छी चीज़ ना देखी ना खाई। इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही थी। मेरी सारी चाचा की लड़कियों के रिश्ते अच्छी जगह हो गए थे और हमारे सारे रिश्तेदारों ने उनकी दहेज की जिम्मेदारी ली थी। सब ने मिलजुल कर दहेज इकट्ठा किया। किसी ने मशीन दी तो मामा जी ने फ्रीज दिया। किसी ने खाने के पैसे अपने जिम्मे ले लिए तो किसी ने टेंट वाले के। लेकिन जब मेरी शादी की बात आई तो सब पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि हम 1 रुपये भी नहीं देंगे, हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है। हम यहाँ सोचकर परेशान थे कि ना जाने शादी कैसे होगी। मैं कोई इतनी ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। मेरी माँ बहुत परेशान थी। वह कहती थी कि मेरी ज़िंदगी की तरह मेरी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि माँ की तरह बेटी का भी नसीब ख़राब होता है। जैसा नसीब माँ का होता है, बेटी भी वैसा ही नसीब लेकर पैदा होती है। लेकिन मेरी माँ के नसीब में एक चीज़ सबसे अच्छी थी और वह थे मेरे बाबा, जो मेरी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने अगर मेरी माँ के साथ भागकर शादी की तो फिर सारी ज़िंदगी उनका साथ भी तो निभाया था। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आ गया और जब इस रिश्ते की हल्की सी खबर मेरी बुआ तक पहुँची तो वह तो पहले ही हैरान हो गई और हमारे घर बाकायदा पूछने चली आई कि वह बड़ी कोठी वालों के घर से वाकई में रिश्ता आया है या कोई झूठ है। तो मेरे पापा ने कहा कि रिश्ता तो आया है, लेकिन अभी हमने हाँ नहीं कहा है। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे। इनका पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा घर था, क्योंकि इनका खानदान भी सबसे बड़ा था। इस घर के 11 बेटे थे। सारे ही जवान थे और सारे ही नौकरी वगैरह भी किया करते थे, इसलिए इन्होंने अपना घर नया बनाया था। पहले भी उनका सबसे बड़ा घर था, लेकिन अभी उसको तोड़कर बिल्कुल ही नया बना लिया था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उन लोगों का हमारे मोहल्ले में एक नाम था। सब कहते थे कि बड़ी किस्मत वाले और बड़े ही अमीर लोग हैं। उनके सबसे बड़े बेटे की उम्र 30 साल थी और उसी का रिश्ता मेरे लिए आया था। मेरे घर वाले भी हैरान थे, लेकिन अभी उन्होंने हाँ नहीं कहा था। जबकि यह बात खानदान वालों को पता चली तो वह ज़्यादा ही हैरान हुए और कहने लगे कि यह हो ही नहीं सकता। इन लड़कों का बाप जिंदा नहीं था, सिर्फ माँ ही थी, लेकिन उसका भी पूरे मोहल्ले पर रौब था। वह बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी और समझदार औरत थी और उसका अपना ही एक लुक था। उसने कंधे पर चादर रखी होती थी। शक्ल से वह काफ़ी होशियार भी लगती थी। वह हमारे घर रिश्ता देखने आ गई और उन्होंने मुझे काफ़ी गौर से देखा। मुझे पूरा यकीन था कि वह इनकार कर देगी, क्योंकि उनको अपने सबसे बड़े बेटे पर सबसे ज़्यादा गर्व होगा और उससे वह सबसे ज़्यादा प्यार करती होंगी। मैं खूबसूरत थी, लेकिन कोई इतनी भी नहीं कि मुझे देखकर कोई हैरान ही रह जाता। उन्होंने कहा, लड़की तो मुझे पसंद है, लेकिन आप लोग दहेज में कुछ भी देने वाले नहीं हैं। आपकी तो हालत देखकर मुझे पहले ही पता चल गया है। मेरी माँ ने भी किसी तरह का कोई झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हमारे पास देने के लिए सिर्फ हमारी बेटी ही है। मेरी माँ ने यह भी बता दिया कि दरअसल हमने पसंद की शादी की थी, इसलिए खानदान और मोहल्ले वाले हमें अच्छा नहीं समझते और वह हमारा साथ नहीं देते। उस औरत ने कहा कि पसंद की शादी करना तो आप लोगों का हक है, इसके बारे में कानून की भी काफ़ी गुंजाइश है। वह कानून के बारे में काफ़ी जानती थी, इसलिए उसने यह बात की। मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम यह इस चीज़ को गलत तो नहीं समझती। और उसने कहा कि मेरे खानदान में पहले बेटी की शादी है और आपको पता है कि दहेज शादी में बड़ा जरूरी होता है। इसका दहेज तो मैं खुद बना लूँगी, अपनी शान के मुताबिक अपनी मर्जी का बना लूँगी और सबको कह दूँगी कि आप लोगों ने बनाया है। यह बात सुनकर भी हम लोग हैरान रह गए कि यह औरत हम पर इतनी मेहरबान क्यों है। और इसने जब एक और बात की तो फिर हम लोग वाकई और हैरान हुए। उसने कहा कि इस लड़की को मेरी हर बात माननी होगी और मेरे 11 बेटों को खुश रखना होगा। अगर यह बात इसको स्वीकार है और आपको भी स्वीकार है तो हम यह रिश्ता पक्का करते हैं। मेरे माँ बाप ने कहा कि हमें यह बात स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है और रिश्ता पक्का कर दिया। वह भी खुश हो गई। यह बात मेरे पूरे खानदान में फैल गई, जिससे सब लोग हमसे जैसे जल रहे थे। मेरी माँ का कहना था कि
आज बहुत सालों बाद यह महसूस हो रहा है कि हमने जितनी तकलीफ काटी है उन सब का उजाला होने वाला है। रिश्ता भी पक्का हो गया, शादी की तैयारियां भी होने लगी, हमारे घर दहेज का सामान भी आने लगा जो कि मेरी होने वाली सास ले रही थी। लेकिन सामान हमारे घर में ही आ रहा था ताकि लोग यह समझे कि यह हमने इकट्ठा किया है। मेरे बाबा कह रहे थे कि कैसी इज्जत बनाई है ईश्वर ने हमारी, वरना हम तो यह सब कुछ नहीं ले सकते थे। मैंने अपनी माँ को एक दिन कहा कि आपने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ऐसी बात क्यों की कि यह मेरे 11 बेटों को खुश रखेगी। इस बात का क्या मतलब था? मेरी माँ ने कहा कि पगली, इस बात का क्या मतलब हो सकता है? यही मतलब हो सकता है कि तुमको उनके घर के काम करने होंगे, उन सबकी बात माननी होगी। वह तुम्हारे देवर होंगे तो कभी कोई फरमाइश करेंगे कि हमारे लिए यह बना दो। भाभी, हमें इस चीज़ को खाने का दिल कर रहा है, तो क्या तुम उनका ख्याल नहीं रखोगी? उनका यही मतलब था कि तुम उनकी इज्जत करोगी और उनका ख्याल रखोगी। और वैसे भी तुम कहती हो कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो तुम्हें तो 10 भाई मिलने वाले हैं। बेटा, तुम बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हो। उनके साथ अच्छे तरीके से रहोगी, उनकी इज्जत करोगी तो वह भी तुम पर जान छिड़कते फिरेंगे। देवर भी तुम्हारी हर बात मानेंगे। कोई काम होगा तो सब भाग भाग कर करेंगे और कभी भी मना नहीं करेंगे। मैं भी इस बात पर खुश हो गई। माँ ने कहा कि तेरी किस्मत बिल्कुल भी मुझ पर नहीं गई है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, बस तू बिल्कुल संतुष्ट हो जा, सब कुछ ठीक है। मेरी शादी हो गई और मैं अपने घर में आ गई। मेरे माँ बाप की बहुत इज्जत बनी, सारे खानदान वाले हैरान थे। उन्होंने कहा कि इतना अच्छा दहेज तो किसी ने भी अपनी बेटी को नहीं दिया। मेरे माँ बाप ने कहा कि हम ना जाने कब से 1-1 रुपए जमा कर रहे थे। मेरे बाबा ने कहा कि अगर हम इतने बुरे होते तो हमारे साथ इतना अच्छा नहीं होता, मेरी बेटी को भी हमारे किए की सजा मिलती। इसका मतलब है तुमने कुछ गलत नहीं किया था। हमने एक दूसरे को पसंद करके शादी की थी और पसंद की शादी कोई पाप नहीं है। मैं अपने घर में आ चुकी थी, अपने कमरे में बैठी थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उन्होंने मेरे लिए बहुत प्यारे जोड़े बनाए थे, बहुत अच्छी चीज़ें बनाई थी, मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए थे। मैंने अपने सारे देवरों को देखा था, वह सारे ही जवान खूबसूरत थे और बहुत ही अक्लमंद और होशियार लगते थे। मेरी सास भी खुश थी। उन्होंने कहा कि मेरी बहू घर में आ गई है, बस अब मुझे और किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है। अगले दिन ही उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया कि किसको क्या पसंद है। उनका कहना था कि खाना तुम्हें बनाना होगा, हम लोग नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाते हैं। यह बात भी सही थी, कुछ लोग नौकरों के हाथ का खाना खाना पसंद नहीं करते हैं और मुझे सिर्फ यहाँ पर खाना ही बनाना था और मैंने पूरा दिन करना ही क्या था। इस काम के लिए भी मेरे साथ एक नौकरानी को रखा गया था जिसका काम सब्जी काटना और बर्तन धोना था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं खाना बना दिया करूँगी। जब रात हुई तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं सारे काम खत्म करके अपने कमरे में आ चुकी थी और अब अपने कपड़ों को सेट करके रख रही थी। मेरा रुख अलमारी की तरफ था जब मेरे पीछे कोई आकर खड़ा हो गया। जाहिर है यह मेरा पति ही हो सकता था। मैंने कहा कि इतनी देर से आए हैं, मेरे कमरे में वक्त मिल गया आपको? आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी पत्नी का कोई ख्याल न रखे। अभी हमारी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए हैं। मुझे यह बताइए कि मुझे घुमाने के लिए कहाँ लेकर जा रहे हैं? आपके घर का माहौल तो बहुत खुला है, मुझे नहीं लगता कि इस बात से मना किया जाएगा। मैं एक ही सांस में बोलती चली जा रही थी और अभी भी अपने काम में बिजी थी। मेरे पति ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ था। उसने कहा कि मेरी जान, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें साथ ले चलूँगा। इतना कहना था कि मैं चौंक गई और झटके से वहाँ से हटी और दीवार से लग गई, क्योंकि जो मेरे पीछे खड़ा था वह मेरा पति नहीं था, मेरा देवर था। लेकिन उसने ऐसी बात क्यों कही? शायद वह मजाक कर रहा था। मैं भी तो पागल थी ना, उसे देखे बिना ही बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि ओहो, आप हैं। मैं समझी कि तुम्हारे बड़े भाई दीपेश हैं। मेरे पति का नाम दीपेश था। उसने कहा कि कोई बात नहीं भाभी, आप परेशान नहीं हो, और वह बेड पर बैठ गया। मैं हैरान हुई और बाहर जाने लगी। जब मेरी सास ने कहा कि इस टाइम बाहर क्या कर रही हो, कमरे में जाओ, अपने पति को वक्त दो। उसने कहा वह कमरे में मयंक बैठा है, इसलिए मैं बाहर आ गई। अच्छा नहीं लगता कि मैं भी कमरे में बैठ जाऊं। वैसे दीपेश कहाँ है? वह तो इस टाइम घर आ जाते हैं। मेरी सास ने कहा कि तुम कमरे में जाओ, बाकी मयंक तुम्हें बता देगा। मुझे यह बात समझ नहीं आई। मैं कमरे में आई
मैंने अपने देवर से पूछा कि तुम्हारे बड़े भाई कहाँ हैं। उसने कहा कि भाई इस टाइम काम कर रहे होते हैं, आज उनको बहुत जरूरी काम था, फैक्ट्री से कॉल आई थी कि रात को नहीं आएंगे। मैंने कहा कि अच्छा। मैं सोच रही थी कि यह मेरे कमरे से कब जाएगा। अगर मेरे पति ने रात में घर नहीं आना तो ठीक है, मैं दरवाज़ा बंद करके सुकून से सो सकती थी, लेकिन यह उठ ही नहीं रहा था, बल्कि यह तो बिस्तर पर लेट गया। मेरा देवर ऐसे लेटा था जैसे यह उसका कमरा है और यहाँ से बाहर ही नहीं जा रहा था। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा और मैं खुद वहाँ से बाहर जाने लगी, जब उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। सुबह मेरा पति कमरे में आया तो मैं किसी जिंदा लाश की तरह बैठी थी और दिल में सोच रही थी कि उसे सब कुछ बता दूंगी जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया है। मैं अपने पति को इसके बारे में बताकर अपने पति से इंसाफ मांगना चाहती थी और सोचा था कि उसे कहूँगी कि मेरी रक्षा करे, क्योंकि वही मेरा रक्षक है। मैंने यह बात अपने पति को बता दी तो उसने मेरी बात को चुपचाप सुना और इसके बाद कहा कि ठीक है, जाओ जाकर मुँह हाथ धो लो और खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं हैरान रह गई कि आखिर इस बात पर उसके यहाँ किस तरह का रवैया था। क्या उसे कुछ और नहीं करना चाहिए था? जब मैंने उसे हैरान होकर देखा तो उसने कहा कि जाओ जाकर मेरे लिए खाना बना दो, मुझे भूख लग रही है, मुझे 2 घंटे बाद फिर से जाना है, मेरा कोई काम है। मुझे लगा कि शायद वह अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते हैं और जो हुआ वह एक हादसा था, लेकिन अब यह हादसा रोज होता था। वहाँ सारे भाई बारी बारी मेरे कमरे में आते थे। वो लोग जितने संतुष्ट थे मैं उतनी बेचैन थी। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। मैं किसी को यह बात बता भी नहीं सकती थी। अपनी सास को बताया तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारे घर वालों के सामने पहले ही कहा था कि तुम्हें मेरे सारे बेटों को खुश रखना होगा, तब तुम्हारे घर वालों ने फौरन हाँ कहा था। इसका और क्या मतलब था? मैंने कहा कि इसका यहाँ मतलब बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यही मतलब था। जब घर में कोई मेहमान आता था तो वह लोग मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे। मेरी सास मेरे सदके वाली जाती और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती कि मेरी बहू बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखा जाता है। हाँ, मेरे लिए सोने के जेवरात, जोड़े, कपड़े, सब कुछ जो भी मांगती वह हाजिर कर देते थे। वह सारी चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी, जिनके लिए मैं तरसती रही थी, जो मेरी माँ ने भी कभी नहीं देखी थी, और जो चीज़ किसी औरत के लिए वाकई बहुत अहम होती है, वह सब मुझे मिल रहा था। मेरे रिश्तेदार मुझे देखकर हैरान थे। मेरे नाज नखरे देखते तो हैरान होते थे, मुझ पर गर्व महसूस करते थे और कहते थे कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे और मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सास मेरे साथ यह सब कुछ क्यों कर रही है। वह लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? मैं यह बात किसी को नहीं कह सकती थी, लेकिन अब मैं ज़हनी दबाव में आने लगी। मुझे यह सब कुछ गलत लगने लगा। मैं अपने पति को देखती तो मुझे उस पर गुस्सा आ जाता था। वह यह सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। मैं उसकी इज्जत बनकर इस घर में आई थी। अगर इस वक्त कोई गलत था तो वह मेरा पति था। यह उसी की वजह से हो रहा था, वही सबको रोक सकता था। मैं उसके कदमों में बैठ गई। मैंने उसे कहा कि यह सब कुछ क्या हो रहा है? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके सहारे इस घर में आई हूँ, और आपके इस घर में मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसा कभी मैंने किसी के साथ होते हुए ना सुना था, ना देखा है। ऐसा तो कहानियों में भी नहीं होता है। आप लोग किस तरह के लोग हैं? यह क्या जुल्म कर रखा है? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? उसने कहा कि इस घर में वही होता है जो मेरी माँ चाहती है। मैंने कहा कि तुम्हारी माँ यहाँ चाहती है कि मैं उसके सारे बेटों के हाथों इस्तेमाल होती रहूं। तो मेरे पति ने कहा कि हाँ, वह तो हमेशा से यही चाहती हैं। वह कोई बात नहीं सुनता था, मुझसे नज़र नहीं मिलाता था। जाहिर है, जिसके दिल में चोर हो वह आपसे नज़र क्यों मिलाएगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी दिमागी हालत भी ख़राब होती जा रही थी। मुझे अजीबोगरीब किस्म के वहम होने लगे थे। मुझे लगता था कि मेरा मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि मैं किसी काबिल नहीं रही हूँ, ना किसी के साथ रहने के, ना ही अपने काबिल हूँ। अपने माँ बाप के पास जाकर उनको सब बताने के लिए अब बहुत देर हो गई थी, क्योंकि उनका यह कहना होता कि तुमने हमें पहले दिन ही क्यों नहीं बताया। एक दिन मैं अपनी सास को देख रही थी। उनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि वह बहुत ही ज़्यादा नाखुश सी थी। हालांकि वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी, मगर वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? मैं उसी ख्याल में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी जब अचानक से मेरा पाँव फिसल गया। मैं नीचे गिर गई। मेरी सास बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्होंने फ़ौरन मुझे उठाया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि कोई मसला नहीं है,
फिर भी वह मुझे अस्पताल ले गई और वहाँ से मेरा पूरा चेकअप करवाया कि मैं ठीक हूँ, कहीं मेरी हड्डी तो नहीं टूट गई। वह इस कदर परेशान हो रही थी। सब कह रहे थे कि कितना प्यार है इसको अपनी बहू से, जबकि यहाँ सिर्फ मैं जानती थी कि उनकी असलियत क्या थी। लेकिन यह बात भी सच थी कि घर में होने वाले उस बुरे काम के अलावा मेरे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होता था। सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन यहाँ किस किस्म के लोग हैं, या तो यहाँ सारे पागल थे और या फिर मैं पागल हो गई थी। जब मैं घर आ गई तो मेरी सास आकर मेरे पास बैठ गई तो उन्होंने कहा कि तुम ठीक तो हो। मैंने कहा कि आप क्यों मेरी झूठी फिक्र कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह झूठी फिक्र नहीं है, तुम मेरी बहू हो और हमेशा तुम ही मेरी बहू रहने वाली हो। मुझे उनकी यह बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि आप कहना क्या चाहती हैं। एक तरफ तो आपने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है, मुझे इस आग में झोंक दिया है, और दूसरी तरफ मेरी फिक्र ऐसे कर रही हैं जैसे मैं आपकी बेटी हूँ। उन्होंने कहा कि तुम ही मेरी बेटी हो। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मैंने उनका हाथ झटक दिया। मैंने कहा कि आप जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी, आप नर्क में जाएगी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि यह सब करने के पीछे मेरा एक मकसद था। जब उन्होंने मुझे यह बात बताई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा कि मेरे 11 बेटे थे जो सारे ही शादी के काबिल हो चुके थे, वह शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि इस घर में 11 लड़के आ जाए और इस घर पर उनका राज हो। 11 बेटों को संभालना आसान है, लेकिन उनकी पत्नियों को संभालना मुश्किल है। 11 क्या, अगर इस घर में 2-4 बहुएं भी आ जाती और मेरे खिलाफ हो जाती तो फिर मैं कहाँ जाती। इसलिए मैंने एक मासूम सी लड़की को पसंद करने के बारे में सोचा जिसको मैं अपने तरीके से कंट्रोल कर सकूं, और तुम ऐसी ही थी। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ अपने बड़े बेटे की शादी कराई और बाकी बेटों को कहा कि उनको जो चाहिए वह मिल जाएगा, लेकिन मैं उनकी किसी और से शादी नहीं कराऊंगी। इसलिए तुम्हारे साथ यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी सारी मोहब्बत, मेरी सारी दौलत, सब कुछ सिर्फ तुमको ही मिलेगा और तुम मेरे साथ हमेशा खुश रहोगी। मैं तुमसे हमेशा लाड से रखूंगी, अपनी बेटी बनाकर तुम्हारे नाच नखरे उठाऊंगी। मैंने कहा कि बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दे कि अगर मैं वाकई आपकी बेटी होती तो क्या आप तब भी मेरे साथ यह सब कुछ करवाती। वह खामोश हो गई। मेरी शादी सिर्फ दीपेश से ही हुई थी, इसलिए मैं अगले ही दिन अदालत चली गई और मैंने दीपेश पर तलाक का केस कर दिया और यह सब कुछ भी बता दिया। मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन समाज ने मुझे ही बुरा कहा। मेरी किस्मत भी आखिर मेरी माँ की तरह ही निकली। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैंने इस जुल्म को बर्दाश्त न करने की कसम खा ली। अब मैं उस व्यक्ति से अलग हो चुकी हूँ। यह सब कुछ मेरे लिए एक बुरा ख्वाब था जो अभी भी मुझे तंग तो करता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। मैं आज भी उन लोगों के बारे में सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ। मुझे लगता है कि वह लोग पागल थे। मेरी सास इस बात पर बच्चों की तरह रो रही थी कि मैंने उनके बेटे से तलाक ले ली थी। वह लोग बुरे थे, वरना कोई इस हद तक भी कैसे जा सकता है। कोई इस हद तक भी पागल नहीं हो सकता। यहाँ पागलपन नहीं था, यह सरासर जुल्म था, यह बेवकूफ़ी थी। उस औरत के बारे में पूरा मोहल्ला जानता है कि उसने मेरे साथ यह सब कुछ किया है। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात को समझने लगे कि वह जालिम थी, मैं गलत नहीं थी, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस समाज में बर्बाद तो हमेशा औरतें ही होती हैं। औरत की ही गलती बना दी जाती है और सजा भी सिर्फ औरतों को ही मिलती है। लोग मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई फिर से मुझे अपनी इज्जत बनाने का कदम उठाएगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं उस नर्क से बाहर निकल आई। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।